हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 यानी कि 35 को। आज की वर्कशीट बेहद खास और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में से ये जो पूरा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के सभी चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपकी क्लास के लिए, क्योंकि हर वर्ष आपके एनुअल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है हिस्ट्री में से, वो इसी चैप्टर से रहता है। इस चैप्टर में कुल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किए थे, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। 2 और क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं इस चैप्टर में से, वो है ब्रिटेन का अनोखा एकीकरण और दूसरा है बाल्कन तनाव। आज हम इस वर्कशीट में वो जो 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 35 यानी कि 35 है। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज की दिनांक है 24 सितंबर 2020। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद या ब्रिटेन में जो एकीकरण हुआ था ब्रिटेन का, वो कैसे हुआ। राष्ट्रवाद क्या है बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे हम। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति जुड़ाव है, या जो एक होने का भाव है वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के बीज की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी फ्रांस की क्रांति से। उसके बाद पूरे यूरोप और पूरे विश्व में फैल गया। यानी राष्ट्रवाद से शुरू हुआ ये जो कहानी थी वो राष्ट्र पर आकर उगती है। यानी उससे पहले राष्ट्र नहीं होते थे। जैसे हमने जर्मनी में देखा 536 टुकड़े थे, इटली में देखा 60 टुकड़ों में बंटा हुआ था, ऐसे ब्रिटेन भी कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। जो ब्रिटेन है उसमें भी 4 देश शामिल हैं। तो कैसे हुआ, क्यों ये अनोखा है, चलिए हम पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद है जो ब्रिटेन में हुआ था वो एक अनोखा या अनूठा राष्ट्रवाद था। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई उथल पुथल हुई, ना ही कोई क्रांति हुई, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। यानी ब्रिटेन का राष्ट्रवाद था वो अनोखा था, यह बिना क्रांति और बिना उथल पुथल की हुआ था। ये एक लंबी प्रक्रिया जरूर थी और एक जटिल प्रक्रिया थी। इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 1688 में, जब संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया था। जब संसद ने 1688 में राजतंत्र से शक्तियां ली थी तो इसको बोलते हैं हम शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति, क्योंकि बिना रक्त के क्रांति हो गई थी। राजतंत्र ने अपने अधिकार छोड़ दिए थे। तो 1688 में इसकी ब्रिटेन के एकीकरण की शुरुआत होती है, जब संसद ने राजतंत्र से शक्तियां ले ली थी और संवैधानिक राजतंत्र बना दिया था। उसके बाद 1707 में, काफ़ी लंबे समय के बाद, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है उन्होंने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। बाद में काफ़ी प्रयास किए गए आयरलैंड को शामिल करने के ब्रिटेन में, लेकिन अंत में 1801 में बलपूर्वक आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से 1801 में ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो ब्रिटेन के एकीकरण की ये प्रक्रिया अनूठी थी। अनूठी क्यों थी? क्योंकि इसमें ना तो क्रांति होती है, ना ही उथल पुथल होता, ना ही रक्त बहाया जाता है। और 1801 में एकीकरण के बाद एक नए झंडे को, एक नए प्रतीक को, एक नई मुद्रा को अपना लिया जाता है। तो इसलिए ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया को हम अनूठा या अनोखा कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक और देश की, उस देश की आज़ादी की जिसने आज़ादी प्राप्त की, और वो सब कुछ परिणाम था राष्ट्रवाद का। तो ये है यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ओटोमन जो साम्राज्य था उसका हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य था, उसका आधार जो था वो तुर्की में था, यानी कि टर्की जिसको बोलते हैं। टर्की के अलावा यहाँ पर लगभग 20 छोटे छोटे देश जो यूरोप और एशिया के बीच में है, यानी कि पूर्वी यूरोप का हिस्सा है, वो ओटोमन साम्राज्य में आते थे। और ओटोमन साम्राज्य वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के बाद पहली चीज़ तो कमज़ोर हो गया, दूसरा ये था कि जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद था उसके कारण यूनान के लोगों के मन में भी स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई कि नहीं, हमें भी एक आज़ाद राष्ट्र का गठन करना चाहिए। 2 कारण थे, ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था और दूसरा कारण था राष्ट्रवाद की भावना के कारण। तो 1821 में वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और यूनान के लोगों को वहाँ पर
जो बाहर रह रही थी यूनानी, जो किसी दूसरे देश में रह रही थी यूनानी, उनका भी समर्थन मिलता है। क्यों मिलता है समर्थन? क्योंकि यूनान का इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, जितने भी महान विद्वान हुए वो यूनान से हुए, तो उन्होंने यूनान को एक राष्ट्र हमेशा से अलग रही है, एक संस्कृति, तो उसकी आज़ादी में योगदान देते हैं, उसकी सहायता करते हैं। अलग अलग देशों से कवि कलाकार है वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। अंग्रेजी के महान कवि लॉर्ड बायरन है, उन्होंने भी धनराशि यानी कि चंदा इकट्ठा किया और युद्ध के लिए भी गए, जहाँ 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया कि कैसे आम लोगों के अलावा कवि हैं या लेखक हैं, उन्होंने भी स्वतंत्रता का जो संघर्ष था ग्रीस का, उसमें अपना योगदान दिया। अंत में 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि है, उसके कारण यूनान को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि क्या थी, या फिर यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर एक नोट लिखे। तो इसकी शुरुआत 1821 से होती है और ये ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद एक लंबा संघर्ष चलता है, लेकिन अंत में 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद इसकी आज़ादी को मान्यता मिल जाती है। अब हम एक और टॉपिक है जो आज के इस वर्कशीट का और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाल्कन समस्या। अब ये बाल्कन क्या है ये समझना, और फिर वहाँ की समस्या क्या है। ये जो बाल्कन समस्या थी ये बड़ी समस्या बन जाती है बाद में। जो पहला विश्व युद्ध होता है वो इसी कारण होता है। बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। बाल्कन क्या है? ये जो पूर्वी यूरोप है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे, पूर्वी यूरोप यानी कि रूस के साथ लगने वाला जो यूरोप है, वहाँ का इलाका जो बाल्कन सागर के आसपास का इलाका है उसको बाल्कन क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर भौगोलिक भी विभिन्नता है, कुछ देशों की जलवायु अलग है, कुछ की अलग है, और निर्जातीय विभिन्नता भी है, भाषाएं भी अलग है, संस्कृति भी अलग है। तो यहाँ कई छोटे छोटे देश हैं। इसमें अगर आज के समय की बात करें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, ये देश इस बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। तो उस वक्त भी यही देश थे बाल्कन क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में जो रहने वाले मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। तो बाल्कन जो क्षेत्र था, अब समस्या यहाँ से शुरू होती है। ये जो बाल्कन क्षेत्र था ये ओटोमन साम्राज्य के अधीन आता था, और बाल्कन जो राज्य थे उनमें रोमानी राष्ट्रवाद जो फैल रहा था उसके कारण एक तो राष्ट्रवाद का भावना पैदा हो गई थी, क्योंकि राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था कि हमारा अलग राष्ट्र होना चाहिए भाषा के आधार पे या संस्कृति के आधार पे। साथ ही साथ एक और वहाँ पर स्थिति होती है कि ओटोमन साम्राज्य है वो टूट गया था। अब दोनों परिस्थितियाँ एक साथ थी, राष्ट्रवाद की भावना भी थी और ओटोमन साम्राज्य वो टूट गया था। और जो ये राष्ट्र थे, एक के बाद एक जो राष्ट्र थे वो स्वतंत्र होने लग गए। ये रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ये वहाँ से आज़ाद अपनी आज़ादी की घोषणा करने लगे। जैसे जैसे ये अलग जो स्लाव राष्ट्रीय समूह हैं उन्होंने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, तो वहाँ पे टकराव बन गया। अब टकराव क्यों हुआ? यानी समझिए दोबारा कि बाल्कन है ये पूर्वी यूरोप का एक हिस्सा है जिसमें कई सारे देश शामिल थे जिनकी भाषा और संस्कृति अलग अलग थी। जब ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, वो टूट गया, तो वहाँ पर ये इन देशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन उसी वक्त उनमें टकराव पैदा हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के इलाके पर कब्जा जमाना चाहते थे खुद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। तो इसके कारण वहाँ टकराव हो जाता है इसमें, और ये टकराव तब बढ़ जाता है जब यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो भी इसमें कूद पड़ती है। यानी कि कोई किसी का पक्ष लेता है, कोई किसी का पक्ष लेता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ये भी इसमें आ जाती है, और इसके कारण समस्या गहरी हो जाती है। गहरी कैसे हो जाती है? यहाँ पे एक के बाद एक युद्ध होने शुरू हो जाते हैं, और अंत में जो इसका परिणाम निकलता है वो होता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध भी इसी बाल्कन के कारण हुआ। ओके, तो ये बाल्कन तनाव था। तो क्यों उपजा? कि जब नए राष्ट्र हैं वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे, तो साथ ही साथ उन्होंने अधिक से अधिक इलाके के ऊपर कब्जा जमाना चाहा। एक से एक देश ने दूसरे देश पे कब्जा जमाना चाहा। इसके कारण युद्ध होते हैं कई सारे, और बाद में जो बड़े देश है वो भी इसमें कूद पड़ते हैं, एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, और इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो ये थी बाल्कन की समस्या क्या थी। ओके, तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए आज के हमारी वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर आपके लिए अलग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि आप कवि
लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। मैंने एक उदाहरण के तौर पे उत्तर लिखा है कि अगर मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता तो मैं वहाँ के लोगों को इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता और जो भाग ले रहे थे उनको उत्साहित करने का प्रयास करता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है कि ब्रिटेन का स्वतंत्रता जो ब्रिटेन का एकीकरण या राष्ट्रवाद था वो कैसे अनोखा था, ये हमें बताना है। तो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद अनोखा था। पहला, ब्रिटेन का एकीकरण एक अनोखी प्रक्रिया थी। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत रक्तहीन शानदार क्रांति 1688 से हुई। 1707 में स्कॉटलैंड के विलय के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में ज़बरदस्ती शामिल किया गया। इस प्रकार ब्रिटेन का एकीकरण बिना क्रांति या उथल पुथल के पूरा हुआ, इसलिए ये अनोखा था। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। यहाँ पे स्थिति का अर्थ है सिचुएशन क्या थी, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा था वो हमें बताना है। तो बाल्कन या बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक हिस्सा है। ये तो समझने के लिए लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर बाल्कन प्रदेशों में जो राष्ट्रवादी तनाव पैदा हो उसके ये कारण थे, ओटोमन साम्राज्य अत्यधिक कमज़ोर हो चुका था और राष्ट्रवाद की भावना के कारण सभी देश स्वतंत्रता की कामना करने लगे। सभी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाना चाहते थे। और बीच में ही रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया आदि देशों ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। फिर कई युद्ध हुए और इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की। तो ये था बाल्कन तनाव या बाल्कन कैसे प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। चौथा हमारा आज का फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो यहाँ पे बताना है कि कैसे 1789 की जो क्रांति थी उसने राष्ट्रवाद के बीज बोए या इन देशों को प्रेरित किया। हमें ये बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता, एक भाषा, एक कानून, लोकतंत्र, एक झंडा, राष्ट्र राज्य जैसे विचार दिए। इन विचारों ने यूरोप के सभी देशों के साथ साथ यूनान और बाल्कन राज्यों को भी राष्ट्र राज्यों के गठन के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही बताना है कि उन्होंने कौन से विचार दिए कि यहाँ के लोग प्रेरित हुए, तो ये विचार दिए गए थे। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई कमेंट करते हो। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।